Welcome to all engineers to our channel VRK आज हम AI के टोटल 3 चैप्टर्स के MCQs डिस्कस करने वाले हैं। लगभग मोस्ट IMP 50 MCQs हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज AI, जिसमें से 3 मार्क्स के MCQs पूछे जाएंगे। तो 10 MCQs जितने हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, जिसमें से 3 MCQs आने के चांसेस होंगे। तो MCQs नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 है AI प्रोग्राम्स फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, AI प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसिंग। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि AI प्रोग्राम्स जब प्रोसेस करते हैं हम, तो किस बेस पे फोकस किया जाता है, किस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो याद रखना है, AI की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होती है, सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। उसमें हम न्यूमेरिकल स्ट्रिंग या एस्की वैल्यूज यूज़ नहीं करते। आगे अभी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिंबल्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको याद रख लेना है कि सिंबल्स का हम यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ AI टेक्निक। तो पहले तो पूछा गया है कि AI टेक्निक क्या है यहाँ पे, और एक वर्ड यूज कर लिया है नॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नॉट AI टेक्निक, इसका मतलब 4 ऑप्शंस में से कोई ऐसी एक टेक्निक होगी जो कि AI टेक्निक नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्च इज द AI टेक्निक, एब्स्ट्रैक्शन इज आल्सो AI टेक्निक, यूज ऑफ नॉलेज इज आल्सो AI टेक्निक। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन इज नॉट AI टेक्निक। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ AI टेक्निक। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 3 टेक्निक्स याद रख लेनी है कि टोटल 3 टेक्निक्स जो है वो AI टेक्निक है, सर्च, एब्स्ट्रैक्शन एंड यूज ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये टोटल 3 टेक्निक्स हैं जो कि AI टेक्निक्स के अंदर आती हैं। ये बेसिक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ AI। सिमिलरली यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ AI पूछा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ एक वर्ड इधर भी यूज किया हुआ है, नॉट। नॉट वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ AI। तो यहाँ पर टोटल 3 क्लासिफिकेशंस हैं जो कि AI के क्लासिफिकेशंस हैं, और एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि AI का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो AI के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं, तो एक होता है वीक AI, एक होता है स्ट्रॉन्ग AI, और एक है इवोल्यूशनरी AI। तो इवोल्यूशनरी AI जो है, जिसमें AI जो होता है वो इवॉल्व करता है, इवोल्यूशनरी AI के अंदर इवॉल्व होता है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से विकासशील पाथ पर वो होता है। और एक लास्ट ऑप्शन दे रखा है रिवॉल्यूशनरी AI। अब रिवॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाती है, रिवॉल्व करना एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI, इवोल्यूशनरी AI, अगर आपको पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ AI। लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ AI, तो आपका आंसर बन जाएगा रिवॉल्यूशनरी AI। तो रिवॉल्यूशनरी AI जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ AI का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डैश डैश इज द स्टडी ऑफ mental faculties through use of mental model implemented on a computer। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक इस तरह का मॉडल बताइए जो मेंटल सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होता है, जिसे हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करते हैं। तो वो जो क्लासिफिकेशन हमने देखे, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI, इवोल्यूशनरी AI, उसमें वीक AI जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके डिजाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम खास करके एक और पॉइंट वीक AI में याद रखना कि वीक AI के अंदर हम परफॉर्मेंस के ऊपर, इफिशिएंसीज के ऊपर बात करते हैं। वो प्रोग्राम कैसे परफॉर्म होगा, टास्क कैसे परफॉर्म करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। वीक AI में सिर्फ हम परफॉर्मेंस के ऊपर इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उसकी इफिशिएंसी कितनी होगी। तो वीक AI जो है वो मॉडल इम्प्लीमेंटेड बेस पे होता है। इसके अंदर हम अलग अलग तरह के डिजाइन्स के ऊपर जो है, उस डिजाइन्स के बेस पे उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, उसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश इज AI कंसिस्ट
embodiment of human intellectual capabilities to perform intelligent task within computer। अब इसका क्या मतलब है? ह्यूमन इंटेलेक्चुअल मतलब ह्यूमन के ब्रेन की जो पावर है वो हम कंप्यूटर को दे दे, कंप्यूटर खुद भी इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म कर सके, तो हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एआई। जैसे कि वीक एआई में मैंने क्या कहा था कि वो सिर्फ एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई में वो ह्यूमंस की जो एक्चुअल कैपेबिलिटीज थी, ह्यूमन जिस तरह से सोच सकता है और इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर भी कंप्यूटर जो होगा वो डिसीजन ले पाएगा, इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म कर पाएगा। और एक लास्ट जो एक और क्लासिफिकेशन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, इवोल्यूशनरी एआई। इवोल्यूशनरी एआई के अंदर हम अलग अलग मशीन्स के अंदर सिंपल क्रिएचर्स जो होते हैं, जैसे कि एंड्स हो गए, बीज हो गई, इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो मशीन आइडेंटिफाई करता है, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी एआई। तो यहाँ पे 5th नंबर का आंसर आपका आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एआई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्पेशल इंफॉर्मेशन टू इम्पार्ट रीजनिंग एंड एडवाइजिंग टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइस टू द यूजर नॉन एज व्हाट। तो यहाँ पे एक तो बात हो रही है कि रीजनिंग पावर होनी चाहिए, एडवाइजिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक और बहुत बेहतरीन वर्ड बताया हुआ है, स्पेशल इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के पास होनी चाहिए। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसके पास कुछ अलग है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जिससे वो रीजनिंग कर सके, तथ्य बता सके, सामने वाले को एडवाइस कर सके। तो हम अगर किसी भी तरह की एडवाइस सामने कंप्यूटर से मांगते हैं तो वो हमें एडवाइस कर सके, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? जिसके पास एक पहले से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं और वो उस बेस पे वो हमें एडवाइस कर पाता है। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये वाला है, पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम डिफाइन कैसे होता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन होगा और रीजनिंग और एडवाइजिंग कैपेबिलिटी अगर है तो उसे हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों आईएमपी क्वेश्चन है ये? क्योंकि जो चैप्टर का हमारा नाम है व्हाट इज एआई, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एआई इज डैश। तो एआई क्या है? तो एआई इज सिंपली मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट। जब हम मशीन्स को इंटेलिजेंट मतलब थिंकेबल कर देते हैं कि वो खुद डिसीजन ले पाए, उतनी कैपेबिलिटीज हम उसको दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट बेस्ड ऑन दी एआई। तो एआई क्या है? मशीन्स को इंटेलिजेंट करना। बाकी 3 ऑप्शंस अगर हम देखें, मशीन्स को मैकेनिकल वर्क करने के लिए बनाना, जी नहीं। पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, सिर्फ आपका जितना नॉलेज है सिर्फ उतना प्रोवाइड करना, जी नहीं। वो कंप्यूटर खुद भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा। प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस, जी नहीं। सिर्फ आपके नॉलेज के बेस पे ही काम नहीं होगा, वो खुद का भी एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज बढ़ाएगा, दैट इज द एआई। तो आपका आंसर आ जाएगा मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट इज द एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दिस इज योर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्यों है? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में कंपलसरी लेवल पर पूछा जाता है, इसीलिए ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसको कंपलसरी अच्छे से समझ लीजिएगा। ट्यूरिंग टेस्ट इज बेस्ड ऑन पार्टी गेम with some modifications, name of that game was dash। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो एक पार्टी गेम के बेस पर बनाया गया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, और उस गेम का नाम क्या था? तो उस गेम का नाम था इमिटेशन गेम। उस गेम का नाम था इमिटेशन गेम। तो इमिटेशन गेम क्या होता है ये हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इमिटेशन गेम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इमिटेशन गेम के बारे में हम जब बेसिक बातें जानेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इमिटेशन गेम क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो बेस्ड ऑन इमिटेशन गेम है। ठीक है, मोस्ट टाइम भी एमसीक्यू आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एआई इज ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वी एसोसिएटेड विद डैश। तो एआई किस एक्टिविटीज से
इंस्पायर्ड है या एसोसिएटेड है। तो ह्यूमन ऐसी कौन सी एक्टिविटी करता है जो एआई को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल है? तो वो है ह्यूमन थिंकिंग। क्योंकि हम एआई में क्या कर रहे हैं, सिस्टम को थिंकेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन थिंकिंग जो है वो कैपेबिलिटीज हम एआई के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था, सिमिलरली उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इन विच टेस्ट इट इंक्लूड्स वीडियो सिग्नल सो दैट इंट्रोगेटर कैन टेस्ट the subject's perceptual abilities as well as opportunity for the interrogator to pass the physical objects through the hatch। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंट्रोगेटर जो है उसे वीडियो सिग्नल की कैपेबिलिटीज अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो टेस्ट कौन सी टेस्ट कहलाएगी? तो याद रखना है वीडियो सिग्नल्स के अंदर टोटल ट्यूरिंग टेस्ट का यूज होता है, ठीक है। जब भी हम वीडियो सिग्नल्स की बात करते हैं तो वो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट होती है। और अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट सिग्नल की, यहाँ पे याद रखना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्स्ट सिग्नल्स की, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट सिग्नल्स की अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट सिग्नल्स जो हैं वो होते हैं ट्यूरिंग टेस्ट के ऊपर बेस्ड, ठीक है। जब हम वीडियो सिग्नल्स की बात करेंगे तो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट, अगर टेक्स्ट सिग्नल्स की बात करेंगे तो वो ट्यूरिंग टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लॉजिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये क्या है वो पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटर का जो गेमिंग पार्ट है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, देखिए यहाँ पर दो सिस्टम है, एक है कंप्यूटर और एक सिस्टम पर है ह्यूमन, और यहाँ पर एक जगह पर है इंट्रोगेटर। अब इंट्रोगेटर जो है उसे इस गेम में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों के ऊपर जब दोनों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोनों के रिप्लाई से इंट्रोगेटर को बताना है कि कौन कंप्यूटर है और कौन ह्यूमन है। तो जैसे कि इंट्रोगेटर क्या करेगा, वन बाय वन इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पुट अप करेगा। जैसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, फिर पूछा आर यू अ कंप्यूटर, आर यू अ ह्यूमन, इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ऑफ इंट्रोगेटर। और कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे इतना चालाक होगा कि वो अपने आप को ह्यूमन प्रूव करने की कोशिश करेगा, और वहीं पे इंटेलिजेंस बताना है इंट्रोगेटर को कि मैं पता लगा लूँ कि मुझे कंप्यूटर, दोनों के रिस्पॉन्स में कंप्यूटर कौन है। इंट्रोगेटर यहाँ आवाज नहीं सुन सकता, वॉइस सिग्नलिंग नहीं है, जिससे पता नहीं चलेगा यहाँ पे कौन सा सिग्नल है, टेक्स्ट बेस्ड है। अगर टेक्स्ट बेस्ड बात हो रही है तो हम उसे कहेंगे ट्यूरिंग टेस्ट, और अगर इसी में हम वीडियो सिग्नलिंग अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो हम उसको कहेंगे टोटल ट्यूरिंग टेस्ट। तो यहाँ पर इसी गेम को इमिटेशन गेम भी कहा जाता है, मतलब एक तरह से ये गेसिंग गेम है जिसमें आपको गेस करना होता है कि ह्यूमन कौन है और कंप्यूटर कौन है, दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर इंट्रोगेटर रॉन्ग आंसर देता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो इंट्रोगेटर यहाँ पे हार जाएगा और कंप्यूटर यहाँ पे जीत जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ने अपने एआई का यूज करके, इंटेलिजेंस का यूज करके इंट्रोगेटर को पता नहीं लगने दिया कि मैं कंप्यूटर हूँ, ठीक है। तो इस तरह का ये गैसअप गेम होता है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के कुछ मोस्ट आईएमपी 10 एमसीक्यूएस। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम टोटल 3 थिंग्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम, स्टेट स्पेस सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च। और इस चैप्टर में से टोटल 7 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो 7 एमसीक्यूज आने के मिनिमम चांसेस हैं, ठीक है। मिनिमम चांसेस मीन्स मिनिमम 7 एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं कि 7 से ज़्यादा एमसीक्यू भी पूछ लें, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है वो पूरे एआई का सबसे बड़ा चैप्टर है। प्रॉब्लम, स्टेट स्पेस सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च, तीनों टॉपिक्स को इसमें कवर करवाया गया है। तो हम एक 1 बाय 1 पहले प्रॉब्लम देखेंगे, फिर स्टेट स्पेस सर्च देखेंगे और फिर ह्यूरिस्टिक सर्च। तो टोटल चैप्टर हमारा यहाँ पे कवर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द प्रॉब्लम। तो याद रखना सेकेंड चैप्टर में जितनी भी चीजें पूछे कि हाउ मेनी थिंग्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम, हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर, ऐसे अगर सेकेंड चैप्टर के अंदर आपको पूछा जाता है तो आपको याद रखना है हर बार आपको आंसर मिलेगा 4, ठीक है। अगर आपको पूछे कि सिस्टम बिल्ड करने के लिए कितने
थिंग्स की रिक्वायरमेंट है तो 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पूछे कि प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को भी डिफाइन करने के लिए 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपकी फर्स्ट थिंग जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे स्टेट स्पेस जो है वो आपको डिफाइन करना है। स्टेट स्पेस क्या होगा, प्रॉब्लम का स्टेट स्पेस, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे बताने होंगे। सेकंड होगा आपका इनिशियल गोल, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। थर्ड होगा आपका गोल स्टेट, आपको यहाँ बताना है, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट। और फोर्थ वन होगा आपका कि जैसे आपने इनिशियल स्टेट बताया, गोल स्टेट बताया, उसके बाद आपको सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। सेट ऑफ रूल्स जो है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए टोटल 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट स्पेस, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट एंड सेट ऑफ रूल्स। अगर आप ये 4 चीजें डिफाइन कर देते हो तो आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसी के ऊपर सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए इसमें से कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी टेक्निक है जो यूज नहीं होती, कौन सी चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने जैसे यहाँ पे टोटल 4 चीजें दिखाई, स्टेट स्पेस, यस स्टेट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल एंड गोल स्टेट दोनों की जरूरत होती है, सेट ऑफ रूल्स दोनों की जरूरत होती है, सेट ऑफ रूल्स की भी जरूरत है। तो यहाँ पे सर्च टेक्निक जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो तो सर्च टेक्निक की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे तो वहां पर आप सर्च टेक्निक का यूज करोगे, ठीक है। तो सर्च टेक्निक यूज होती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट स्पेस, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट एंड सेट ऑफ रूल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक टॉपिक आप याद रखो, आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, डैश डैश इज फंडामेंटल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। मतलब कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम डिफाइन करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम बनाते हैं तो उस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे फंडामेंटली कौन सी टेक्निक यूज होती है। तो सबसे पहले जो यूज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है सर्च टेक्निक। सर्च टेक्निक तो जैसे कि चैप्टर का ही नाम हमने देखा कि हम यहाँ पे स्टेट स्पेस सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च, मतलब कि सारी की सारी टेक्निक क्या है, सर्च टेक्निक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल होता है सर्च टेक्निक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज स्टेट स्पेस। और ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। अगर आप एग्जाम्स की बात करो, थियरी एग्जाम्स की बात करो तो उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द स्टेट स्पेस, और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हो जाता है क्योंकि पूछे जाने के बहुत चांसेस है। स्टेट स्पेस देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी। सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट, ठीक है। स्टेट स्पेस क्या है, इनिशियल स्टेट से जितने भी स्टेट्स तक हम पहुंच सकते हैं वो सारे के सारे स्टेट स्पेस हैं। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर मान लीजिए एक ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी पॉइंट है, और यहाँ दोनों से हम मिलके जा सकते हैं किसी डी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट और ये हो गया आपका मान लीजिए गोल स्टेट, ठीक है। तो अगर ये आपका गोल स्टेट है, मान लीजिए ये आपका गोल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, और बीच में इंटरमीडिएट स्टेट में आपको ए बी सी दे रखा है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इनिशियल स्टेट से आप ए तक पहुँच सकते हो, इनिशियल स्टेट से आप बी तक जा सकते हो, इनिशियल स्टेट से आप सी तक जा सकते हो। तो स्टेट स्पेस के अंदर आपके आंसर क्या क्या आ जाते हैं, ए बी एंड सी। तो ये तीनों क्या हो गए, आपके स्टेट स्पेस हो गए। क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेट से आप तीनों पर जा सकते हो, ए पर भी जा सकते हो, बी पर जा सकते हो, सी पर जा सकते हो, ठीक है। तो आपका इस बेस पे पहला आंसर राइट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल टू गोल स्टेट। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकोगे कि अगर मैं गोल स्टेट के बेस पे बात करूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, गोल स्टेट पे सिर्फ हम ए से पहुंच सकते हैं और सी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ए और सी आंसर आएगा सिर्फ। तो ओनली ए और सी
स्टेट स्पेस नहीं है, क्योंकि इसमें बी जो है वो मिसिंग है, क्योंकि बी की तो वैल्यू ही कंसिडर नहीं होगी स्टेट स्पेस में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी भी पार्ट होना चाहिए किसका, स्टेट स्पेस का पार्ट होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। सेट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट तो सिंगल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल गोल स्टेट, तो हमारा जो गोल है जहां तक हमें पहुंचना है वो भी सिंगल स्टेट होता है, तो ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इस बेस पे हो जाएगा कि स्टेट स्पेस क्या होता है, वो सारे स्टेट जहां से हम इनिशियल स्टेट से पहुंच सकते हैं, जहां तक, जैसे यहाँ पर इनिशियल स्टेट से हम ए पर पहुंच सकते थे, बी पर पहुंच सकते थे, सी पर पहुंच सकते हैं, तो ए बी सी ये तीनों के तीनों हमारे गोल स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन तीनों के तीनों तक हम इनिशियल स्टेट से पहुंच सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, स्टेट स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो थियरी बेस्ड कंसेप्ट है डायरेक्टली। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा इसको। चेस हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी गेम पार्ट्स, कितने पॉसिबल वेज हैं अगर हम चेस का गेमिंग खेल रहे हैं, जैसे 8x8 का है। ठीक है, 8x8 का पूरा स्लॉट होता है चेस के ऊपर, चेस जिन्होंने खेला होगा उन्हें आइडिया होगा। तो 8x8 है जिसमें 8 ब्लैक है 8 व्हाइट है, तो टोटल इसमें दोनों अपोनेंट्स अपने अपनी चाल चल रही है। ठीक है, दोनों अपोनेंट अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, स्टेप्स चलेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स चलने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो 10⁻120 जितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो सोच सकते हो कि चेस कितना कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे हो जाता है, क्योंकि 10⁻120 नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें एक पॉसिबल सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल गेम पाथ्स कितने हो जाते हैं, 10⁻120। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन 8 पजल प्रॉब्लम, ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है 8 पजल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड। 8 पजल प्रॉब्लम स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस पता करने हैं, जहां पर 8 टाइल्स एंड ब्लैंक स्पेस, मतलब टोटल 9 टाइल्स की यूज हो रही है। तो 8 पजल प्रॉब्लम है क्या, तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा तो देखिए ये हो गया आपका 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 3 ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 ले लिया मैंने, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8 और ये आपका ब्लैंक हो गया। मान लीजिए ये आपका गोल स्टेट है, और उसी तरह से आपके पास इनिशियल स्टेट भी दे रखा होगा। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिया हुआ है। अब 8 पजल प्रॉब्लम में होता क्या है, देखिए ये अगर आपका इनिशियल स्टेट है तो इस स्टेट से इस गोल स्टेट तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो आप देख सकते होगे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे ही हैं आप, लेकिन 4 5 एंड 6 तीनों अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे नहीं है गोल स्टेट में, फिर 7 8 भी अपनी पोजीशंस पे नहीं है, मतलब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेंगी, तभी तो जाके हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि जब इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाना है तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकते हैं जिससे हम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट कर सकें, वहां तक पहुंच सके। तो टोटल 3x3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल जो आंसर होगा आपका वो हो जाता है 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा, देखिए दो बहुत, इसमें एक और क्वेश्चन इसी पे करेंगे हम, इसमें क्या पूछा है, टोटल कॉन्फ़िगरेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो अगर टोटल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन जो पॉसिबल है वो है 9 फैक्टोरियल। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आपका 362,880 कुछ इतना आपका नंबर बनेगा, 3,62,880 जितने पॉसिबल वेज होंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 8 टाइल्स एंड ब्लैंक स्पेस विच आर डिस्टिंक्ट एंड रीचेबल।
अब यहाँ पे देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ 2 पॉइंट्स ऐड कर दिए, डिस्टिंक्ट एंड रीचेबल। तो अभी तक हमने देखा कि टोटल कॉन्फ़िगरेशन 9 फैक्टोरियल जितने पॉसिबल हैं। अब इसमें से कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं और जहां से हम गोल स्टेट तक पहुंच सकते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 9 फैक्टोरियल बाई 2। तो यहाँ पर याद रखना है टोटल हाफ स्टेट्स जो कि हमने देखे थे 3,62,880, उसके हाफ नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड रीचेबल होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो 2 वेरिएशन हमने यहाँ पे देखी। अगर आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस कितने हैं 8 पजल प्रॉब्लम में, तो वो हो जाता है आपका 9 फैक्टोरियल। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि उसमें डिस्टिंक्ट एंड रीचेबल स्टेट्स कितने होंगे, तो वो होंगे आपके 9 फैक्टोरियल बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो याद रखना कौन कौन से प्रोडक्शन सिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, कंट्रोल स्ट्रेटेजी इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड द रूलर और रूल अप्लायर। ठीक है, और एक होता है जिसमें आपका आ जाता है डेटाबेस। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के। तो देखिए, तो प्रोडक्शन सिस्टम में सेट ऑफ रूल्स भी हैं, कंट्रोल स्ट्रेटेजी भी होगी, रूल अप्लायर भी होगा और 1 और मोर डेटाबेसेस भी होंगे। तो ये चारों के चारों पार्ट होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो मशीन जो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी तरह की मशीन, इंटेलिजेंट मशीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो मशीन इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो आपको आंसर याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विच इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, तो आपको 4 आंसर याद रखने हैं, सेट ऑफ रूल्स, कंट्रोल स्ट्रेटेजी, रूल अप्लायर एंड द डेटाबेस, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्रोडक्शन सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ रूल नेवर प्रिवेंट्स later applications of another rule where rules are independent in nature। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एप्लीकेशन है यहाँ पे और एक दूसरी एप्लीकेशन है। अगर मैं इस एप्लीकेशन पे रूल 1 अप्लाई करता हूँ और इस एप्लीकेशन पे रूल 2 अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 रूल अप्लाई करता हूँ तो ये दोनों रूल जो हैं, यही रूल मैं अगर इस एप्लीकेशन पे भी अप्लाई करूँ तो ये दोनों रूल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं मतलब कि दूसरे एप्लीकेशन पे सेम रूल भी अप्लाई करूं तो रूल का कोई इफेक्ट पहले वाले रूल पे नहीं होना चाहिए, रूल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी कैटेगरी होती है प्रोडक्शन सिस्टम की जिसमें रूल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं? तो रूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं आपके मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। तो ये भी एक आपका आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाने मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर रूल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक एप्लीकेशन के रूल दूसरे एप्लीकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी। और यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है, ये चारों के चारों प्रोडक्शन सिस्टम के टाइप हो जाते हैं। कौन कौन सी प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं? तो मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, पार्शियली कम्यूटेटिव एंड कम्यूटेटिव, ऐसे 4 तरह की टोटल प्रोडक्शन सिस्टम्स होती हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन किसकी है? मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कंट्रोल स्ट्रेटेजी शुड बी डैश। तो जैसे कि हमने बात की थी कि प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट होता है कंट्रोल स्ट्रेटेजी, तो कंट्रोल स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? पॉज, मोशन एंड सिस्टमैटिक, दोनों चीजें होनी चाहिए। कोई भी कंट्रोल स्ट्रेटेजी हो वो मोशन पॉज करनी चाहिए, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करनी चाहिए, इजीली मूवमेंट होना चाहिए, वहाँ पे हम स्टेट टू स्टेट चेंज कर सके, और एक सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप याद रख सकते हो कि कोई भी कंट्रोल स्ट्रेटेजी अगर है तो वो मोशन पॉज करे और सिस्टमैटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन which contains some special information about states to exploration and expansion is called what। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर अगर उसके पास किसी भी टेक्निक के पास या स्टेट के पास अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, स्पेशल इंफॉर्मेशन अगर कैरी कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च।
इन्फॉर्म्ड का मतलब ही हो जाता है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके अलावा तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम डेफिनेशन जब हम बात करते हैं तो याद रखना है आपको कि प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम प्रॉब्लम डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्रोल स्ट्रेटेजी के दो पार्ट होते हैं। कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो है उसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च और एक होता है इन्फॉर्म्ड सर्च। तो दो तरह के सर्च होते हैं, एक अनइन्फॉर्म्ड और एक इन्फॉर्म्ड सर्च। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च का मतलब जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं पता है, और इन्फॉर्म्ड सर्च मतलब क्या होता है जहाँ पर हमें स्टेट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है। तो क्वेश्चन में अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन पता है तो हम उसको कहेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च, और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो हम उसको कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड ब्लाइंड सर्च। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च को ही ब्लाइंड सर्च भी कहा जाता है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। तो याद रखना है अनइन्फॉर्म्ड सर्च को ही ब्लाइंड सर्च कहते हैं, और इन्फॉर्म्ड सर्च को और दो नाम दिए गए हैं, डायरेक्ट सर्च एंड दी ह्यूरिस्टिक सर्च। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं ह्यूरिस्टिक सर्च, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड सर्च। मतलब ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि कंट्रोल स्ट्रेटेजी के दो पार्ट हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। तो इसमें अनइन्फॉर्म्ड सर्च के एग्जाम्पल क्या हैं, तो याद रखना है अनइन्फॉर्म्ड सर्च में बीएफएस, डीएफएस एंड डीएलएस, ये तीन एग्जाम्पल होते हैं आपके अनइन्फॉर्म्ड सर्च के। तो यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ लिमिटेड सर्च, ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं या एग्जाम्पल हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च के। लेकिन जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है बीएफएस इज नॉट द पार्ट ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च बिकॉज बीएफएस इज द पार्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च, ठीक है। तो बीएफएस जो है वो इन्फॉर्म्ड सर्च का पार्ट होता है, वहां पे अनइन्फॉर्म्ड मतलब बीएफएस के अंदर ह्यूरिस्टिक मेथड यूज होने वाले हैं जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो बीएफएस इज द पार्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च। तो एग्जांपल के तौर पे आप सिंपल याद रख लो कि बीएफएस, डीएफएस एंड डीएलएस ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च के पार्ट होते हैं या एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखिए, ह्यूरिस्टिक सर्च आल्सो नोन एज, मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही आपको रिपीट किया, ह्यूरिस्टिक सर्च को हम इन्फॉर्म्ड सर्च भी कहते हैं एंड डायरेक्ट सर्च भी कहते हैं। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, आंसर नंबर डी। इन्फॉर्म्ड सर्च एंड डायरेक्ट सर्च बोथ आर नोन एज अ ह्यूरिस्टिक सर्च। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, BFS and DFS respectively works based on which data structure। तो आप डेटा स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट जब हमने थर्ड सेम में पढ़ा था तो उसमें भी आपने BFS DFS डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो BFS जो है वो किस बेस पे वर्क करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर नोट्स बना देता हूँ, देखिए। तो ये हो गया आपका लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो जब हम BFS की बात करते हैं तो BFS कैसे वर्क करता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे वर्क करता है, लेवल ऑर्डर पे ट्रैवल करता है। तो ये फर्स्ट लेवल ट्रैवल करेगा, फिर सेकंड लेवल ट्रैवल करेगा और फिर थर्ड लेवल ट्रैवल करेगा। इस तरह से हमारा BFS वर्क करता है। और वहीं पे अगर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे वर्क करता है, सबसे पहले इनिशियल या रूट नोड से वो मैक्सिमम डेप्थ तक जाएगा। अगर कोई वहां पे नोड विजिट करने लायक नहीं है, गोल स्टेट नहीं है, तो वो फिर से बैक ट्रैक होगा एंड देन नेक्स्ट डेप्थ तक जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट, DFS कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो जब हम BFS की बात करते हैं तो BFS के अंदर हम यूज करते हैं क्यू का, और जब हम DFS की बात करते हैं तो DFS में हम यूज करते हैं स्टैक का, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें बैक ट्रैक करने की जरूरत पड़ती है। तो और स्टैक के थ्रू हम बैक ट्रैक कर पाएंगे क्योंकि स्टैक जो है वो हमारा लीफो पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। और वहीं पे अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू हमारा वर्क करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसकी वजह से हमें BFS के अंदर क्यू इम्प्लीमेंट करना होगा, और जब हम DFS की बात करेंगे तो उसमें हमें स्टैक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो ये भी एक IMP क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है, बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, बीएफएस एंड डीएफएस आर रिस्पेक्टिवली डैश। तो बीएफएस डीएफएस क्या है, तो बीएफएस के अंदर जैसे कि हम लेवल ऑर्डर ट्रैवल करते हैं, तो लेवल ऑर्डर में क्या होता है कि बीएफएस जो है वो टाइम इफिशिएंट है, कम टाइम लगता है। अगर मुझे गोल स्टेट तक पहुंचना है तो वो कम से कम टाइम के अंदर गोल स्टेट को हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन जब हम डीएफएस की बात करते हैं तो डीएफएस में मुझे पहले पूरी डेप्थ तक जाना है, अगर गोल स्टेट नहीं मिला तो मुझे फिर से बैक ट्रैक करके नेक्स्ट डेप्थ तक जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च में। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में सिर्फ हम उस पर्टिकुलर जो डेप्थ के नोड होंगे उन नोड्स को हम कंसीडर करेंगे, रिसेंट नोड्स को, क्योंकि वहाँ पे स्टैक बेस इंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे ये स्पेस इफिशिएंट हो जाता है। तो जब हम बीएफएस की बात करेंगे तो वो टाइम इफिशिएंट है, और जब हम डीएफएस की बात करेंगे तो वो स्पेस इफिशिएंट है। तो ये दोनों की जो इफिशियंसीज हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, breadth first search BFS is complete and optimal when the cost of all steps are dash। तो जब देखिए जैसे कि BFS जो ना ही कंप्लीट है ना ही ऑप्टिमल है, लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कंप्लीट और ऑप्टिमल दोनों हो सकता है, जब उसके स्टेप्स के जो कॉस्ट होंगे वो सारे के सारे इक्वल हो। अगर सारे कॉस्ट इक्वल हैं, सभी स्टेप्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि बीएफएस जो है वो कंप्लीट एंड ऑप्टिमल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, which of the following method cannot be used to resolve infinite state space problem। तो यहाँ पे पहले तो देखिए क्या पूछा है कि रिजॉल्व नहीं कर सकता कौन सी प्रॉब्लम, इनफाइनाइट स्टेट स्पेस प्रॉब्लम। तो ऑप्शन देखिए, पहले बेस्ट फर्स्ट सर्च ऑब्वियसली कर सकता है क्योंकि वो ह्यूरिस्टिक मेथड है, इटरेटिव डीपनिंग भी ह्यूरिस्टिक आ जाता है, डेप्थ लिमिटेड सर्च ये भी आपका यहाँ पे डेप्थ को लिमिट कर देता है, डेप्थ लिमिटेड मींस डेप्थ को लिमिट कर देगा, जिससे ये भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो इनफाइनाइट स्टेट स्पेस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो याद रखना है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, अगर डेप्थ इनफाइनाइट तक है तो वो इनफाइनाइट तक सर्च करेगा, जिससे ये इनफाइनाइट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इटरेटिव डीपनिंग सर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू टेक्निक्स। तो इटरेटिव डीपनिंग सर्च जो है वो दो मेथड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, एक है डीएफएस और एक है बीएफएस। तो ऐसा क्यों, उसके पीछे भी रीजन है। देखिए जब हम इटरेटिव डीपनिंग की बात करते हैं जिसमें पहला पार्ट है डीएफएस, तो डीएफएस का मतलब क्या हो गया, क्योंकि डीएफएस में ऐसा क्या खास था कि हमने उसको यूज किया, तो याद होगा हमने यहाँ बात की थी इसमें स्पेस इफिशिएंसी होती है। तो डीएफएस को हम यूज करेंगे स्पेस इफिशिएंसी के लिए और बीएफएस को हम यूज करेंगे टाइम इफिशिएंसी के लिए। और जब हम दोनों को मर्ज कर देते हैं तो एक पावरफुल टेक्निक बन जाती है और उसे हम कहते हैं इटरेटिव डीपनिंग सर्च। तो यहाँ पे इटरेटिव डीपनिंग जो है वो डीएफएस एंड बीएफएस दोनों के जो एडवांटेजेस थे उन दोनों के एडवांटेजेस को यूज करता है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इटरेटिव डीपनिंग जो है वो क्या करता है, डीएफएस मैनर में या डीएफएस परफॉर्म करेगा बीएफएस मैनर में, मींस लेवल ऑर्डर पे ट्रैवल करेगा लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च के फॉर्म में। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नोड्स हैं, इस तरह से नोड दे रखे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम लेवल 0 तक ही, तो वो सिर्फ डेप्थ लेवल 0 तक ही सर्च करेगा। उसके बाद जब हम लेवल 1 की बात करेंगे तो उसकी डेप्थ सिर्फ यहाँ तक होगी, फिर यहाँ से बैक ट्रैक करेगा और फिर सर्च करेगा। जब हम लेवल 2 की बात करेंगे तो वो यहाँ तक डेप्थ पे आएगा फिर बैक ट्रैक करेगा। मीन्स एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाती है कि हर बार वो क्या कर रहा है, डीएफएस परफॉर्म कर रहा है लेकिन इन द मैनर ऑफ बीएफएस। तो डीएफएस परफॉर्म्ड इन मैनर ऑफ बीएफएस इज कॉल्ड द इटरेटिव डीपनिंग सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ
ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। तो ऑब्वियस सी बात ये आ जाती है यहाँ पे, जो हमारी अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च की टेक्निक होगी वो ह्यूरिस्टिक सर्च नहीं होगी। तो बीएफएस डीएफएस जो है वो पार्ट है अनइन्फॉर्म्ड सर्च के। तो मैंने पहले ही बताया जैसे कि डीएफएस बीएफएस दोनों अनइन्फॉर्म्ड सर्च हैं, तो वो ह्यूरिस्टिक सर्च नहीं होंगे। जैसे प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, ए स्टार, मिड एंड एनालिसिस, ये सारी बातें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्या है, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड के टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टेप्स कैन बी इग्नोर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 से हमारा एआई प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो गई। स्टेट स्पेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है हर बार एग्जाम में 7 मार्क्स में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता था, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एमसीक्यू पॉइंट बनेंगे वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम्स के ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे थ्योरम प्रूविंग, 8 पजल प्रॉब्लम, वाटर जग प्रॉब्लम, चेस गेम। तो इसमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें हम स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो थ्योरम प्रूविंग, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम यहाँ पे स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। मैथ्स में हम बहुत बार स्टेप्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। तो थ्योरम प्रूविंग के अंदर हम स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टेप्स कैन नॉट बी रिकवरेबल। मींस एक बार अगर हमने वो स्टेप चल दी, उसके बाद हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते, या फिर वो स्टेप हम रिवर्स नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। तो 8 पजल प्रॉब्लम में हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी स्टेप ले सकते हैं, वाटर जग में भी कर सकते हैं, टीएसपी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर भी हम स्टेप्स को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन प्लेइंग कार्ड्स जैसे रमी है, ठीक है, तो उसके अंदर जब हम कार्ड्स प्ले करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एक बार हमने अगर कोई कार्ड पिकअप कर लिया तो हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते, हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड्स जो है वो नॉन रिकवरेबल पार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट रिकवरेबल। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम पेयर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पेयर दे रखी है, सॉल्यूशन स्टेप्स कैन बी रिकवरेबल, जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन दिया है। देखिए तो यहाँ पे इन, तो हमें तो पता है 8 पजल, वाटर जग और टीएसपी ये तीनों कैसे हैं, रिकवरेबल हैं। इसी क्वेश्चन से हमें पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम प्रूविंग, तो थ्योरम प्रूविंग तो इग्नोरेबल थी, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा इग्नोरेबल, ठीक है, तो ये पेयर रॉन्ग हो गई। 8 पजल एंड टीएसपी, यस 8 पजल एंड टीएसपी बोथ आर दी रिकवरेबल, तो ये आंसर हो जाएगा। वाटर जग रिकवरेबल है, लेकिन चेस गेम, देखिए चेस गेम में भी यही होता है, एक बार आपने कोई स्टेप चल दी तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, वो आपका फाइनल मूव कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पर भी चेस गेम है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो चेस गेम एंड प्लेइंग कार्ड्स आर नॉन रिकवरेबल, 8 पजल एंड टीएसपी आर रिकवरेबल, ठीक है, और थ्योरम प्रूविंग इज इग्नोरेबल। तो इस तरह के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, which of the following problem is universal predictable which gives certain outcome। ये फिक्स क्वेश्चन हो गया। देखिए तो यूनिवर्सली प्रिडिक्टेबल भी होना चाहिए और सर्टेन आउटपुट भी देना चाहिए, तो वो आपका आंसर आ जाता है प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्चुअली प्लेइंग कार्ड जो है वो आपको अनसर्टेन आउटकम देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में लिख लेना है विच नॉट गिव्स। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है कि विच नॉट गिव्स सर्टेन आउटकम। यूनिवर्सल प्रिडिक्टेबल तो है लेकिन सर्टेन आउटकम नहीं देता, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लेइंग कार्ड्स, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स मतलब यूनिवर्सल प्रिडिक्टेबल। देखिए जैसे प्लेइंग कार्ड्स है, चेस का गेम है,
ठीक है। चेस एंड प्लेइंग कार्ड्स ऐसे गेम्स हैं जिसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। लेकिन 8 पजल प्रॉब्लम, वाटर जग प्रॉब्लम, टावर ऑफ हनोई, इसके तो हम डायरेक्ट रिकर्सिव इक्वेशंस भी करते हैं, हम स्टेप्स, सॉल्यूशन स्टेप्स फाइंड करते हैं। तो हम इनके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर सर्टेन आउटकम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्लेइंग कार्ड्स के अंदर हम यूनिवर्सली प्रिडिक्ट तो करेंगे, लेकिन इसका आउटकम जो होगा, जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया कि सामने वाला ये मूव करेगा, लेकिन वो हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्लेइंग कार्ड्स एंड चेस के अंदर क्या होता है, अनसर्टेन आउटकम हमको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, which of the following problem gives good solution as relative solution। तो देखिए गुड सॉल्यूशन तो देगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वो रिलेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब देखिए, तो गुड सॉल्यूशन में दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो रिलेटिव सॉल्यूशन होगा, या तो फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन होगा, या तो फिर एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन होगा। तो रिलेटिव या फिर एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन। तो एब्स्ट्रैक्ट और रिलेटिव दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या पूछा है कि गुड सॉल्यूशन है लेकिन रिलेटिव होना चाहिए। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो रिलेटिव सॉल्यूशन है। तो एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन और रिलेटिव सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, मेन ये क्लियर हो जाए देखिए आपको। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट या एब्सोल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो एक्चुअल में एब्सोल्यूट है, ठीक है, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन होगा। देखिए, तो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक बार अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया तो वो फाइनल सॉल्यूशन होगा, हमें दूसरे सॉल्यूशन के साथ इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि 8 पजल प्रॉब्लम है, वाटर जग प्रॉब्लम है, चेस का हम जब गेम प्ले करते हैं तो उसमें एक बार हमने किंग को फिनिश कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद वो हमारी विक्ट्री ही कंसीडर होगी, वो हमारा फाइनल मूव कंसीडर होगा, एब्सोल्यूट रिजल्ट होगा। लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में अगर मान लीजिए मुझे कोई पाथ मिलता है, सिटीज को ट्रैवल करने का कोई पाथ मिलता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, मुझे और कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे और उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर हो रहा होगा वो मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन होगा। तो इसमें हमें कंपेयर करना पड़ेगा सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशंस को कंपेयर करना पड़ेगा, इसीलिए ये कैसा है, रिलेटिव, रिलेट करना पड़ेगा सभी के साथ, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन वर्ड ब्लॉक प्रॉब्लम और 8 पजल प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज। तो देखिए 8 ब्लॉक प्रॉब्लम वर्ड ब्लॉक प्रॉब्लम है या 8 पजल प्रॉब्लम है, तो इन प्रॉब्लम्स के अंदर हम जब ह्यूरिस्टिक मेथड से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है h ऑफ n, ठीक है, तो जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है h ऑफ n, तो ये h ऑफ n एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो h ऑफ n का मतलब होता है कि जैसे मैंने 8 पजल प्रॉब्लम के बारे में बात की थी कि 8 पजल प्रॉब्लम क्या होती है, 8 ब्लॉक्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इनिशियल स्टेट होता है और एक गोल स्टेट होता है। तो हमें क्या करना है कि इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट में जितने भी मिसप्लेस्ड पोजीशंस होंगी या इनकरेक्ट प्लेस पे होंगे, जैसे मान लीजिए एक और हमें दे रखा है, ये हमारा गोल स्टेट दे रखा है और यहाँ पे मैं एक इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये क्रॉस रहेगा, ठीक है, ये वैकेंट होता है हमेशा। तो अब देखिए इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 7 एंड 8 ये दोनों कैसे हैं, मिसप्लेस्ड है, इनकरेक्ट प्लेस पे है, दोनों की प्लेस जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन आपका हो गया 2। तो जब भी हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन की बात करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो समझ जाना है, सिंपली काउंट कर लेना है कि कितनी इनकरेक्ट प्लेस हैं, इनिशियल गोल से फाइनल गोल के बीच में इनकरेक्ट प्लेसेस जितनी भी होंगी वो हमारा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ह्यूरिस्टिक फंक्शन कंसीडर होगा। तो इस तरह से हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट प्लेसेस, तो ये आपका एक
आईएमपी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूरिस्टिक टेक्निक इज बेस्ड ऑन डीएफएस विथ बैक ट्रैकिंग। तो देखिए हमने देखा था कि डीएफएस के अंदर अगर हम बैक ट्रैकिंग भी कर देते हैं, नॉर्मली अगर हम डीएफएस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें बैक ट्रैक तो हम करते ही हैं, लेकिन डीएफएस के अंदर नॉर्मली डीएफएस की बात करें तो वो कैसा है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। लेकिन बैक ट्रैकिंग के साथ अगर हम उसमें ह्यूरिस्टिक टेक्निक का इंक्लूजन कर दे, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें डीएफएस विद बैक ट्रैकिंग यूज होती है ह्यूरिस्टिक वे में, तो वो आपका आंसर आ जाएगा जनरेट एंड टेस्ट। तो जनरेट एंड टेस्ट एक मेथड है जो डीएफएस के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये बेसिक एक ही एमसीक्यू बेसिकली बनता है इस टेक्निक के ऊपर, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक जो होती है ह्यूरिस्टिक की वो है जनरेट एंड टेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बीएफएस बेस्ट फर्स्ट सर्च वर्क्स ऑन विच डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी, हमने डीएफएस की बात की थी डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो हमने देखा था कि ये हमारा स्टेज बेस्ड काम करता है। बेस्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात की थी बीएफएस, तो ये हमारा क्यू के ऊपर वर्क करता है। उसी तरह से यहाँ पे बीएफएस बेस्ट लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बीएफएस बेस्ट फर्स्ट सर्च, तो जो बीएफएस है, ठीक है, तो यहाँ पर बीएफएस बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो वर्क करता है प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मीन्स कि क्यू में जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है, उसे हम पहले एक्सेस देंगे। तो ये कंडीशन जो होती है उस बेस पर हम लोग बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो ह्यूरिस्टिक वे में वर्क करता है, इसीलिए हम इसमें प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये भी एक आपका आईएमपी क्वेश्चन है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च किस डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, प्रायोरिटी क्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होगा। तो देखिए, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो होता है वो हम लोग यहाँ पे इजीली डिफाइन करेंगे, किसके बेस पे, एच ऑफ एन के बेस पे। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो जाता है हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या हो जाता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन के अंदर जो एक्चुअल फंक्शन है वो इक्वल होना चाहिए एस्टिमेटेड कॉस्ट के। जो जो एक्चुअल कॉस्ट है यहाँ पे जो एफ ऑफ एन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है। तो एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट को ही हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। तो जब ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे उसको ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ या इवोल्यूशन वैल्यू ऑफ ए स्टार एल्गोरिदम। ए स्टार एल्गोरिदम जो है वो भी आपका ह्यूरिस्टिक सर्च है, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर इवोल्यूशन वैल्यू क्या होती है, तो देखिए जैसे कि अभी हमने ग्रीडी बीएफएस देखा, तो उसमें मैंने कहा कि एक्चुअल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट, और वहीं पे जब हम बात करते हैं ए स्टार एल्गोरिदम की, तो ए स्टार एल्गोरिदम होता है हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट, दोनों का एडिशन। तो एक्चुअल कॉस्ट जो होता है वो होगा हमारा फर्स्ट नोड से लेके जिस नोड पे हम पहुंचे हैं अभी उस नोड तक, और उसके आगे उस पर्टिकुलर एन नोड से गोल स्टेट तक जाने के लिए जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, वो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है ए स्टार एल्गोरिदम का इवोल्यूशन वैल्यू। तो इवोल्यूशन वैल्यू ऑफ ए स्टार एल्गोरिदम कैसे मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू नोड नंबर एन, कुछ भी हो सकता है कोई भी नोड, प्लस ह्यूरिस्टिक फंक्शन, और ह्यूरिस्टिक फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। और एस्टिमेटेड कॉस्ट कहाँ से होगा, जिस नोड पे फिलहाल हम है वहां से
गोल नोड तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो। तो इस तरह से ए स्टार एल्गोरिदम जो है उसका जो इवोल्यूशन वैल्यू है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सिमिलरली इसी क्वेश्चन पे एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर admissibility of A star algorithm to provide optimal solution where h of n is as a estimated cost and h star of n is actual cost। ठीक है, सिंबल कोई भी यूज करिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको इसमें मैंने क्या कहा, इसे एस्टिमेटेड कॉस्ट, और इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने कहा एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करते हो। और यहाँ पे एच ऑफ एन को कहा हुआ है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एच स्टार ऑफ एन को कहा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट। तो अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछा है, मेन तो पूछा है ए स्टार की एडमिसिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एडमिसिबिलिटी की बात हो रही है। देखिए तो एडमिसिबिलिटी क्या होती है, तो एडमिसिबिलिटी के अंदर दो कंडीशंस होती है। एक होता है, एक होगा अंडर एस्टिमेशन, एक होता है अंडर एस्टिमेशन और एक होता है ओवर एस्टिमेशन। ठीक है, अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन, इस दो तरह के एस्टिमेशन हम एडमिसिबिलिटी के अंदर करते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि एक्चुअल कॉस्ट जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट से है। ठीक है, अगर एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा है, समझिएगा यहाँ पे कि एक्चुअल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, तो सिनारियो क्या होगा कि अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट ही हमारा यहाँ पे ज्यादा आ जाता है तो सिनारियो क्या होगा वो समझिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगी हमारी अंडर एस्टिमेशन की कंडीशन। ठीक है, जैसे एक्चुअल कॉस्ट की बात की, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा आ गया यहाँ पे, तो एस्टिमेटेड वैल्यू, लेकिन अगर एस्टिमेटेड वैल्यू जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू चली जाए एक्चुअल कॉस्ट से, सोचिए मतलब दोनों में। देखिए मैं एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूं, तो ये हो जाएगा ओवर एस्टिमेशन। अब एग्जांपल देके समझाता हूं आपको एडमिसिबिलिटी क्या है। देखिए कि जैसे मान लीजिए आप कुछ परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ परचेस करना था और आपने यहाँ पे प्राइस देखी। ठीक है, तो प्राइस आपने क्या सोचा कि आपने यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट जो है उसका आपने यहाँ पे प्राइस सोची कि कुछ प्राइस होगी जैसे 500 रुपीज। ठीक है, और आपने एस्टिमेट क्या किया, आपने मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट, जब वहां पे जाके आपने एक्चुअल कॉस्ट सोचा था कि 500 होगा, और जब वहां पे एस्टिमेटेड कॉस्ट मिला तो आपको पता चलता है वहां पे कि 250 है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप हमेशा अंडर एस्टिमेट होके काम करिए। अंडर एस्टिमेशन से आपको क्या फायदा होगा कि एक्चुअल कॉस्ट से अगर आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट कम है, ठीक है, तो आप अंडर एस्टिमेट होके चल रहे हो। जैसे मान लीजिए आप कोई भी परचेस करने जाते हो तो आप कुछ मल्टीपल दुकान पे जाके आप पता करते हो कि उसका रेट क्या है। आप डायरेक्टली कोई भी चीज परचेस नहीं कर लेते, पहले आप पता करोगे 10 दुकानों में जाके, 2-3 दुकानों में पूछोगे कि जैसे मान लीजिए एक शॉप पे आपको बोला 500 कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक दुकान पे आपको 450 कहा और एक शॉप पे आपको 550 लिया। ठीक है, अब आपने देखा तो आपने क्या सोचा कि ये वाली शॉप तो बहुत महंगी है, और इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि 450 हमें बहुत सस्ता मेरे एस्टिमेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो एस्टिमेटेड के लगभग मिल रहा है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। मीन्स अब जब जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल में ओवर एस्टिमेट क्या हो जाएगा, अगर इन तीनों दुकानों पे गए आप, ठीक है, अब देखिए एग्जांपल मेन स्टार्ट होता है कि अब मान लीजिए आपने 3 दुकान में प्राइस की 500, 2 दुकान ले लेते हैं, एक 500 है और एक 450 है। अगर आप अंडर एस्टिमेट होके चलते हो,
अगर आपने अंडर एस्टिमेशन की कंडीशन ली है तो आप मान के चलोगे कि 450 तो मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम 450 में ही लूंगा मैं। तो आप गए उस दुकान पे, आपको उस दुकान वाले ने कहा 500 एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, 500 लगेगा। आप बोलोगे नहीं, मेरा अंडर एस्टिमेट कॉस्ट कितना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 450, अगर आपको 450 में देना है तो दीजिए, वरना रहने दीजिए, ठीक है। फिर आप दूसरी शॉप पे जाओगे और आप पता लगाओगे तो वहां पे आपको 450 में मिल गया, तो आपको क्या मिला, बेस्ट प्राइस में आपको वो जो ऑब्जेक्ट था वो मिल गया। लेकिन अगर आप ओवर एस्टिमेट करके चलते, मीन्स आपका जो इवोल्यूशन वैल्यू था, एस्टिमेटेड कॉस्ट था, अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट मान लीजिए 550 लेके चलते, मान लीजिए आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा 550 और आप जब दुकान पे जाते हो तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पता चलता है 500, ठीक है। तो जब 500 पता चलता है तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 550 आप सोच के आए थे और आपको वो ऑब्जेक्ट 500 में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, पहली वाली शॉप पे ही तुरंत परचेस कर लोगे, जिससे आपको 50 रुपीज का क्या हो गया, एक्चुअल में लॉस हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको, अगर दूसरी शॉप पे अगर आप जाते तो आपको क्या पता वही चीज आपको 450 में मिल सकती थी, लेकिन आप ओवर एस्टिमेशन की वजह से आपको क्या हुआ, 50 रुपीज ज्यादा देना पड़ा। लेकिन इसीलिए कभी भी कोई भी कंडीशन अगर आप कंसीडर करते हो, जैसे ए स्टार एल्गोरिथम अगर आप लेते हो तो वहां पे आपको हमेशा अंडर एस्टिमेशन कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेशन क्या होगा, जहां पर आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए एस्टिमेटेड कॉस्ट से या इक्वल होना चाहिए, मीन्स आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट कम से कम रखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लेस देन और इक्वल टू है एक्चुअल कॉस्ट, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, विच एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन एंड और ग्राफ। तो देखिए, तो यहाँ पे दो तरह के टर्म्स यूज हुई हैं, एंड और ग्राफ, ठीक है। तो एंड और ग्राफ, तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म होना चाहिए और ऑपरेशन भी परफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह के ग्राफ पे जो बेस्ड है वो आपका ए ओ स्टार एल्गोरिदम होता है, ठीक है। जिस तरह से हमने ए स्टार एल्गोरिदम देखा उसी तरह से एक ए ओ स्टार एल्गोरिदम आएगा, जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम को कैसे डिकम्पोज कर सकते हो। याद रखना है ए ओ स्टार एल्गोरिदम जो है वो प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन पे भी बेस्ड है, प्रॉब्लम को डिकम्पोज करने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। और ये हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता, ये एंड और ग्राफ में आर्क्स और उसके कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके वर्क करेगा। तो याद रखना है, तो ये भी एक आपका आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, रिपीटेडली आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एओ स्टार एल्गोरिदम जो है वो किस ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, एंड और ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एओ स्टार एल्गोरिदम अबैंडन द सर्च। तो ये भी एक आईएमपी पॉइंट है, देखिए कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि किस कंडीशन में एओ स्टार एल्गोरिदम जो है वो सर्च एग्जिट कर देता है, सर्च करना बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे फ्यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है, फर्टिलिटी आएगी। तो फर्टिलिटी क्या होगा, तो फ्यूटिलिटी जो है वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। यहाँ पे जो हम फ्यूटिलिटी डिफाइन करेंगे वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो हम डिफाइन करके चलते हैं। एटलीस्ट इनिशियल वैल्यू जो होती है, थ्रेशोल्ड मींस इनिशियल वैल्यू, एटलीस्ट उतनी वैल्यू तो होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट ग्रेटर देन फ्यूटिलिटी चली जाए, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू से भी ज्यादा चली जाए एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो समझ जाना अब आगे हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो कब सर्च अबेंडेंड हो जाता है, जब एस्टिमेटेड कॉस्ट फर्टिलिटी से ज्यादा हो जाए। अगर लेस है या इक्वल है तो कोई इश्यू नहीं है, सर्च कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारा फर्टिलिटी से ज्यादा हो जाता है हम वहां पे सर्च करना स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A star algorithm is based on best first search algorithm, क्योंकि A star algorithm क्या है, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड पे बेस्ड है। और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड में क्या आ रहा है, देखिए एक हिल क्लाइंबिंग है और एक बेस्ट फर्स्ट सर्च है। तो हिल क्लाइंबिंग इज डिफरेंट कंसेप्ट, यहाँ पे आपका जो बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, ह्यूरिस्टिक अप्रोच का यूज करते हो, और यही अप्रोच के ऊपर बेस्ड है हमारा ए स्टार एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है,
बैठा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ये आपको सिंपल याद रखना है, इसमें कोई लॉजिकल चीजें आप नहीं समझोगे, ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। तो देखिए ए स्टार एल्गोरिदम याद करने की पूरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपली याद रखिए कि बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिल क्लाइंबिंग, ठीक है। अब हिल क्लाइंबिंग जो है वो किस एल्गोरिदम पे बेस्ड है, या डैश डैश एल्गोरिदम विथ नो बैक ट्रैकिंग। तो पहले तो ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में भी एक पॉइंट दे दिया आपको कि हिल क्लाइंबिंग के अंदर कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये ग्रीडी लोकल सर्च के ऊपर बेस्ड है, ग्रीडी लोकल सर्च के ऊपर बेस्ड होता है, ग्रीडी अप्रोच है, ठीक है। एंड लोकल सर्च करेगा, वो ग्लोबल लेवल पे सर्च नहीं करता है, सिर्फ लोकली उसके नेबरर्स जो होते हैं। हिल क्लाइंब में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का कुछ आपका पाथ दे रखा है, और यहाँ पे आपका स्टेट है, इनिशियल स्टेट, जैसे मान लीजिए आपका ये इनिशियल स्टेट हो गया, ठीक है, अभी आप यहाँ पे हो, और ये आपका हो गया मान लीजिए फाइनल स्टेट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा हो गया आपका, और ये वाला हो जाएगा आपका ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक सर्च करते हुए पहुंचेगा, ठीक है, सर्च कैसे करते हैं, अगर करंट स्टेट की वैल्यू लेस देन नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है, तो हमारा करंट स्टेट बन जाएगा नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट पे मतलब अगर आने वाले ऊपर वाले स्टेट की वैल्यू ज्यादा है, नेबरिंग स्टेट की वैल्यू ज्यादा है, तो हम ऊपर वाले स्टेट पे चले जाएंगे। तो वैसे ही धीरे धीरे जाते जाते हम यहाँ तक पहुंच गए, जैसे ही नीचे देखेंगे तो ये वैल्यू तो छोटी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, जिससे हमें लोकल मैक्सिमा के आगे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि और भी बड़ा टास्क या बड़ी पाथ हमें मिल सकता था, तो यहाँ तक हम नहीं पहुंचते। और ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो एक्चुअल में फाइनल स्टेट होता है। तो ये उसके लिमिटेशंस भी हैं, अभी आगे हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस भी। तो ये सिर्फ क्या करता है, ग्रीडी लोकल सर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग। तो इसमें से लिमिटेशन कौन सा नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कंपलसरी एग्जाम में आने वाला है, ये समझ के चलिए ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हिल क्लाइंबिंग की लिमिटेशंस क्या है, लोकल मैक्सिमा जैसे कि मैंने समझाया, प्लेटियो, रीच, ये तीनों लिमिटेशंस हैं। ग्लोबल मैक्सिमा इज नॉट दी लिमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात अगर हम करते हैं कि लोकल मैक्सिमा समझाया आपको मैंने, जैसे प्लेटियो की बात करते हैं, तो प्लेटियो के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस पे जाने के बाद इस तरह से कुछ हो गया, ठीक है, इस तरह की कोई सरफेस आ गई मान लीजिए, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होगा, जब मैं इस स्टेट पे पहुंचूंगा तो उसके बाद मुझे आगे के सभी नेबरिंग कैसे होंगे, मुझे सभी के सभी इक्वल लेवल पे दिखेंगे, जिससे क्या होगा, मैं वहीं के वहीं रुक जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेट पे ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो जाएगी। और रीच की बात करें तो रीच में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, इक्वल मैक्सिमा, तो अगर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो क्या ये सॉल्यूशन होगा, नहीं, और भी दो सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो पॉसिबली ये दोनों भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसे तो सिर्फ इतना पता होगा कि यही फाइनल सॉल्यूशन है, और ये दोनों को ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो रिज भी एक वहाँ पे ड्रॉबैक आ जाता है हिल क्लाइंबिंग का। तो ग्लोबल मैक्सिमा इज नॉट दी ड्रॉबैक ऑफ हिल क्लाइंबिंग। तो तीन है, लोकल मैक्सिमा, प्लेटियो एंड रिज, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा। 46 देखिए, मटेरियल इज हीटेड एंड स्लोली कूल्ड इनटू यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, which heuristic technique mimics this mechanical thermodynamic process। ठीक है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चे पढ़ते ही हैं, आपने 11th 12th में फिजिक्स में ही पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे स्लोली कूल डाउन होने देते हैं। तो इसी प्रोसेस के ऊपर कौन सी ह्यूरिस्टिक टेक्निक बेस्ड है, तो याद रखना है SA, दैट इज सिम्युलेटेड एनीलिंग। सिम्युलेटेड एनीलिंग जो है वो इसी मैकेनिकल प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, जिस तरह से यहाँ पे हीट करेंगे फिर स्लोली कूल डाउन होने देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे सिम्युलेटेड एनीलिंग जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, थियरी एग्जाम में
हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपलसरी बेस पे, हर बार कंपलसरी ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मनी फॉर गिवन क्रिप्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, जो क्रिप्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम है ये बेस्ड होता है, या ये टॉपिक है हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन के ऊपर बेस्ड है। जब हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो उसके ऊपर ये बेस्ड होता है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन का पार्ट होता है हमारा ये। तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिप्ट एरिथमेटिक प्रॉब्लम किसका पार्ट है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन रूल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे देखिए मनी की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, देखिए बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इन ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो देखिए आपको एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया है, सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी होता है, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखिए तो अब यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन आपको दे रखी है सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट कर लीजिए। सेंड में कितने कैरेक्टर हैं, 4, तो यहाँ पे 4 बॉक्स बना दीजिए। चलिए प्लस यहाँ पे कितने, मोर में कितने हैं, 4 बॉक्स, इसमें भी बना दीजिए। मेथड बता रहा हूँ, देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, 5, तो यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना दो। अब देखिए अब करना क्या है, जैसे ये हो गया आपका एस हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका एन हो गया, ये आपका डी, फिर यहाँ पे ये आपका एम ओ आर ई एम ओ एन ई वाई, ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एस एम, तो अब यहाँ पे कभी भी क्या करना है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखिए लास्ट वाला ब्लॉक अगर एक्स्ट्रा ब्लॉक है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ब्लॉक को हम कहेंगे 1, ठीक है। कभी भी एक्स्ट्रा ब्लॉक अगर आता है तो उसे कहिए 1, कंपलसरी 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 कब आएगा, जब यहाँ पे यहाँ से कोई कैरी आई होगी, 1 एडिशन करना है, तो जब तक कैरी नहीं आएगी, ठीक है, तब तक यहाँ पे 1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी आई होगी तब यहाँ पे रिजल्ट 1 हुआ होगा। तो ये रिजल्ट आपको पता चल गया। तो जहां जहां m लिखे वहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पे अब m की वैल्यू आपको यहाँ 1 मिल गई, ठीक है, और s प्लस 1 करने पे क्या आंसर आना चाहिए, o आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो s की एक कंडीशन याद रखिए, क्रिप्टोग्राफिक में हम वैल्यूज रख सकते हैं 0 से 9 के बीच में, ठीक है, 0 से 9 के बीच में वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पे s की कौन सी वैल्यू रखें, तो यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए जिससे हम यहाँ पे कैरी दे सके। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे पॉसिबल कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे 9 रखूं तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिसका ये 0 में पुट करूं और 1 कैरी चली गई, तो ये सिचुएशन यहाँ पे आपको मिल गई। तो 9 प्लस 1 विल बी, तो s की वैल्यू पॉसिबल क्या है, 9, ठीक है। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 कैरी, तो 1 0 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए कैन बी द आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी कैन बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब e 0 और इस तरह की टर्म्स दे रखी हैं। अब इनके पास, इनके वजह से इनके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन अब दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो कोई भी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो e के लिए क्या करो, कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लो। तो यहाँ पर क्या है, तो e की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक 6 है थर्ड पॉइंट में, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है 5 है। तो 6 और 5 में से कोई भी एक पुट करके देख लो। तो यहाँ पर o की वैल्यू आपको मिल चुकी है 0, देखिए यहाँ से o की वैल्यू आपको क्या मिली है, यहाँ पे 0 मिल चुकी है, तो वो 0 रख दो। अब n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 6 रखूँ, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 6 रखूंगा तो e की वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा, n की वैल्यू 6 रखने के लिए मुझे e की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। और सेकंड रूल, ये फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल ये है कि यहाँ पे कोई भी नंबर, ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता, नो रिपीटेशन,
ठीक है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर n के लिए 6 है तो e के लिए 6 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो e के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू यहाँ आने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 6 लेता हूँ तो मुझे e की वैल्यू रखनी पड़ेगी 5, और यहाँ से कोई एक कैरी आने वाली है यहाँ से, तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा। तो मुझे e की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, अगर मुझे 6 लेना है तो e की वैल्यू रखनी पड़ेगी 5। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 6, तब जाके होगी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू क्या लूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेता तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो वैल्यू n की क्या मिलती है, 6 मिलेगी, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 चालू होता है। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हर बार आपको 4 चीजें ही मिलने वाली हैं, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर भी टोटल 4 रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें याद रख लेना है, एक होती है आपकी इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल इफिशिएंसी, और नेक्स्ट है आपकी एक्विजिशनल इफिशिएंसी, एंड फोर्थ वन होती है आपकी यहाँ पे रिलेशनल नॉलेज के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, तो उसमें आपका आ जाता है रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी आ जाएगा। तो टोटल इन्फ्रेंशियल एडिक्वेसी, इन्फ्रेंशियल इफिशिएंसी, एक्विजिशनल इफिशिएंसी एंड रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी, ये टोटल 4 तरीके हैं जिसमें आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्विजिशनल एडिक्वेसी इज नॉट द प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिक्वेसी में कौन कौन से हैं, एक है इन्फ्रेंशियल, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशनल, और 2 इफिशिएंसीज है यहाँ पे, इन्फ्रेंशियल इफिशिएंसी एंड एक्विजिशनल इफिशिएंसी। एक्विजिशनल के अंदर एडिक्वेसी नहीं है। ठीक है, तो 3rd चैप्टर के अंदर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इश्यूज रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें से भी 3 MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीमा। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीमा नहीं है, तो कौन कौन से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीमा है, तो टोटल 4 नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीमा होते हैं। एक होता है आपका रिलेशनल स्कीमा या रिलेशनल नॉलेज, इनहेरिटेबल, इन्फ्रेंशियल, एंड फोर्थ वन होता है आपका प्रोसीजरल। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। ठीक है, रिलेशनल मतलब आपका टेबल फॉर्म, इनहेरिटेबल मींस जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो, इन्फ्रेंशियल मींस वहां पे आप प्रोपोजिशंस का यूज कर सके, प्रेडिकेट्स का यूज कर सको, प्रोसीजरल मींस एक पर्टिकुलर प्रोसीजर ओरिएंटेड होना चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इसमें नहीं आता। तो इस तरह से आप चारों आंसर आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर एट, तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन थे दोनों। देखिए यहाँ पे 3rd चैप्टर से मैंने 3 ही एमसीक्यू निकाले हैं और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों एमसीक्यू जो हैं वो आईएमपी हैं। ठीक है, एट व्हाट लेवल नॉलेज शुड बी रिप्रेजेंटेड एंड व्हाट आर द प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड। ठीक है, मींस किस लेवल पे नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है, कि कौन कौन सी प्रिमिटिव्स उस पर अप्लाई करनी है, ये जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रैन्युलरिटी। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रैन्युलरिटी। ठीक है, इसमें स्कीमा, फैक्ट्स, आर्क नोड्स, ये कोई टर्म्स नहीं डिफाइन है। तो ये एक डेफिनेशन है, सिंपली ग्रैन्युलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि किस लेवल पे नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है और कौन कौन से प्रिमिटिव्स हमें यूज करने हैं। तो इस तरह से आपके कंप्लीट 50 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को 50 के 50 एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और
अगर आपको हेल्पफुल लगे हों सभी 50 क्वेश्चन सारे के सारे बहुत आईएमपी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं थर्ड टोटल 1 2 3 चैप्टर्स में से। अगर आप ये 50 भी प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इजीली हाईएस्ट स्कोर आने वाला है। ठीक है, टोटल इसमें जो जितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे उसमें से हाईएस्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 50 एमसीक्यूज यहाँ पे कवर किए हैं। और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में वो चीज़ आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप आने वाले जो लेक्चर्स हैं, नेक्स्ट अपकमिंग जो चैप्टर्स हैं, उनके भी एमसीक्यूज आपको तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।